अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से एक टीचर का पूरा दिन गुजरता है। जैसे आप सबको मालूम है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ PhD। तो सुबह की शुरुआत होती है फजर की नमाज़ से। उठते ही मैंने दरवाज़ा खोल देती हूँ अपनी गैलरी का। वहाँ से मुझे अज़ान की आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है, तो अज़ान की आवाज़ सुनती हूँ थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर। फिर इसके बाद मैं जाती हूँ वज़ू करने। फिर इसके बाद नमाज़ पढ़ने। फिर नमाज़ पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद की ज़रूरत होती है। मैं तो ज़्यादा जागने की आदी नहीं हूँ, मुझे बहुत नींद आती है एक्चुअली। तो ये वज़ू करके बाहर आ चुकी हूँ और नमाज़ पढ़ूँगी। सहन में मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं बस और आप में से मुझे बताएंगे कौन कौन फजर की नमाज़ पढ़ता है, शुरुआत किस तरह से होती है आप लोग की सुबह की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगी कि लोग किस तरह से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं बस जब नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो ये मेरी आदत है कि मैं थोड़ी देर के लिए जहाँ नमाज़ में बैठी रहती हूँ और आसमान को देखती रहती हूँ जब तक कि थोड़ा सा उजाला हो जाता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। थोड़ा सा उजाले के बाद मैं देखती हूँ और फिर अपनी चिड़िया को बाजरा डालकर और फिर मैं सो जाती हूँ। क्योंकि मुझे तो जितनी नींद मिले उतनी गनीमत है। बस जितना आपको टाइम मिल रहा है आप उसको अवेल करें। मेरा तो यही है मानना कि आपको नींद बस पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से एक टीचर की ड्यूटी होती है बहुत टफ़ होती है। स्टूडेंट्स को लेकर चलना, क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो चुके हैं कुछ, बाकी स्टूडेंट्स को उनके पेपर्स चेक करना। साथ साथ ये है कि बस आप ये अंधेरा देख रहे हो इसलिए कि मैं बस अब अपना मोबाइल चार्ज पर रखूँगी और सो जाऊँगी। अब बज चुके हैं सुबह के 7:15 और फिर से गैलरी का दरवाज़ा खुल चुका है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही है, क्योंकि इस वक्त मैं अपने स्कूल में फ्री पीरियड में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसलिए ये मेरी छोटी सी गैलरी है जिसमें मेरे थोड़े प्लांट्स हैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। चूँकि ज़मीन का घर नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, छोटी सी जगह में भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। आ जाते हैं किचन में, क्योंकि नाश्ता बनाने की है बारी। क्योंकि नाश्ता मैं यूजुअली करके नहीं जाती हूँ, नाश्ता बना के लेके जाती हूँ ताकि मैं ब्रेक में कर सकूँ। चाय तो मस्ट है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानियों को चाय नहीं मिलती ना सुबह की तो उनकी आंखें ही नहीं खुलती हैं। तो सेम केस मेरे साथ भी है। सुबह को मुझे नाश्ते में चाय तो मस्ट चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे आप लोग के नाश्ते में आप लोग को क्या क्या चाहिए होता है, तो कमेंट करके बताइएगा। अम्मी मेरी सो रही होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो उन्हें डिस्टर्ब करने का, क्योंकि मैं बड़ी बच्ची हो गई हूँ। तो अपना नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ और अब तक शायद मुझे जो है वो ये कैमरा तो एडजस्ट हो गया है। अब कुछ 2-4 चीज़ें धो रही हूँ, क्योंकि ये मस्ट होती है हमारे यहाँ पे। ये है कि सुबह को आपने उठना है तो ग्लास भी धोना है, तो आपने ये करना है। विदाउट ग्लास धुले तो आपने पानी पीना ही नहीं है। तो ये तो मेरी अम्मा का मंत्र है। अब आ जाते हैं चाय पकाने की बारी। दोनों चूल्हे ऑन हो चुके हैं, क्योंकि एक पे मैं रखूँगी बॉयल एग्स और दूसरे पे मैं रखूँगी चाय। अभी देखिएगा, अभी एक ब्लेंडर हुआ है मेरे साथ। वो ये हुआ है कि मैंने बॉयल एग्स रखने के लिए सबसे पहले मैं एग्स को वॉश करती हूँ, फिर इसके बाद उसको मैं पानी में डालती हूँ। तो मैं भूल गई, सुबह सुबह दिमाग काम नहीं करता। आप लोगों का दिमाग काम करता है ठीक से सुबह सुबह, ये बताएं। क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मैं दिमाग काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे ब्लेंडर्स कर लेती हूँ बड़ी आराम से। सॉस पैन मुझे लगता है ईजी वे है टू बॉयल द एग्स, क्योंकि ये आराम से अंडे जो है ना उसके अंदर उबल रहे होते हैं। सॉस पैन में हम यूजुअली चाय नहीं बनाते, लोग सॉस पैन में चाय बना लेते हैं। तो छोटी सी पतीली प्यारी सी नुन्नू सी, क्योंकि 1 कप चाय ही तो बनाना होता है, तो क्यों इतने बड़े बड़े बर्तन यूज़ करें। अब देखो, अब ये मैंने पुट कर दिए, अब मेरे वापस निकाले। हाँ, ये क्या सीन है, इसको तो पहले वॉश करने थे, फिर वॉश किए, फिर इसके बाद उसको जो है वो आप देख रहे हैं वो इतने गंदे हो रहे थे अंडे। अब वो मैंने जाली उठाई है बर्तन धोने की और उससे मैं अंडों को मांज रही हूँ अंडों को मांज रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगता इस तरह से ना गंदगी से काम करना।
तो ये हो गया है। और वीडियो बनाने का आज मेरा मकसद ये था कि भाई लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो टीचिंग फील्ड में चला जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताती हूँ। मैं तकरीबन 18 साल हो गए मुझे इस टीचिंग फील्ड में। मैंने जब मैट्रिक पास किया था तब से मैं टीचिंग स्टार्ट कर, क्योंकि उस वक्त मेरी मम्मी एक सिंगल लर्नर थी और वही कमाती थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि अब अगर आपको स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है तब आपने खुद अपने अखराजात पूरे करने पड़ेंगे। तो बस सब अपने अखराजात अब खुद पर अपने अखराजात पूरे करने के लिए, स्टडीज़ के एक्सपेंस पूरे करने के लिए मैंने स्कूल में जॉब करना स्टार्ट की। मॉर्निंग में कॉलेज जाती थी, आफ्टरनून में मैं स्कूल में पढ़ाती थी। इस तरह से मैंने जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया है। इसके बाद मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया, मदरसा पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैं बीए कर रही थी, यानी ग्रेजुएशन में थी, तब ग्रेजुएशन लेवल में ये था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था तो पढ़ाई करने का या कॉलेज जाने का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज कम जाया जाए और मॉर्निंग और आफ्टरनून 2 शिफ्ट में पढ़ाया जाए। तो मैं मॉर्निंग में भी पढ़ाती थी और आफ्टरनून में भी सेम स्कूल में पढ़ाती थी और 5 बजे छुट्टी होती थी। इसके बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। इस तरह से जो है वो मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया। और टीचिंग इज़ माई पैशन, टीचिंग इज़ माई कॉलिंग होता है जो दिल से आपको आवाज़ आती है कि आपने ये काम करना है। तो ये प्रोफेशन सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ, टॉपिक को इंटीग्रेट करती हूँ एक्टिविटी से, रियल लाइफ एग्जांपल से मैच करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को भी इंटरेस्ट डेवलप होता है और मुझे तो एक्टिविटीज़ करने का बहुत वैसे ही शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी हो। हाँ, चाय भी नहीं है तो आ जाएँ सब जल्दी जल्दी। तो जर्नी चलती रही और स्कूल्स में मैंने जॉब भी की और साथ साथ पढ़ाई भी की, मास्टर्स कर लिया। फिर इसके बाद मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैंने किरण फाउंडेशन ज्वाइन किया। DC2 स्कूल है जो एक एडॉप्टेड स्कूल है किरण फाउंडेशन का। वहाँ पर मैंने तकरीबन 2 या 2.5 साल काम किया और वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने असल जो प्रोफेशनलिज्म है वहाँ से सीखी, किस तरह से आप हर वक्त एक टीचर लर्निंग स्टेज पर होता है। वो टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब आता है। एक टीचर जो है वो सीखने की अगर उसके अंदर जुस्तजू है तो फिर वो टीचर है और बहुत अच्छा टीचर है। जब तक आप सीख रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी हर टीचर के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं टीचर हूँ तो मुझे सब आता है। आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं। चलें भाई, स्कूल जाने का टाइम हुआ जाता है। ये शूज़ टुडुम, अब शूज़ पहने। आगे आपने देखा होगा कि एक अंकल जा रहे हैं, वो असल में प्रोफेसर है। मेरा ख्याल से कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर है और बहुत अच्छी सलाम दुआ है। वो काफ़ी इंस्पायर है मुझसे और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे सलाम भी करते हैं। तो मैं वालेकुम सलाम पर उनकी भी खैर खैरियत मैं पूछ लेती हूँ। तो वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे नक्शे कदम पर। ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ से मैं जा रही हूँ। और सुबह सुबह जाना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है, क्योंकि सुबह सुबह आप अपने तो होशो आवास में नहीं होते, ऊपर से आपको नीचे उतर कर जाना होता है। बस ये सीन है। अब थोड़ा ही मैं वॉक करके जब जाती हूँ तो आप देखेंगे कि सामने एक मेरे अंकल हैं। रोज़ाना वो ऑटो पर मुझे छोड़ने जाते हैं, रिक्शा है उनका। तो वो मुझे देखते हैं कि मैं दूर से आ रही हूँ तो अव्वल तो वो दूर से ही देख लेते हैं, तो यहाँ तक तो आ ही जाते हैं जहाँ तक मैं अभी पहुँची भी हूँ। शायद वो बातों में है, दूर से मैंने उनको देखा तो है। तो वो अचानक से देखेंगे, फ़ौरन से वो रिक्शा बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे और मेरी तरफ आ जाएंगे कि भाई मुझे थोड़ा भी ना चलना ना पड़े। तो अल्लाह पाक बस ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि मैं ये बंदे भी नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन ये है कि सॉर्ट ऑफ परमानेंट आप कह सकते हैं, सेमी परमानेंट, क्योंकि इनको मैं डेली बेसिस पर ही पे कर देती हूँ। तो वो मंथली का कोई सीन नहीं है, क्योंकि कभी ये होते हैं कभी नहीं होते। तो ये होता है कि जब ये होते हैं तो ये मुझे ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे ही मैं आऊँगी तो आप देखेंगे सामने जो रिक्शा खड़ा हुआ है ना, अंकल ने मुझे देख लिया है। अब अंकल जो है वो अभी वो शायद बातें कर रहे थे ये बाइक वाले साहब से, तो अब ये चलाकर यहाँ तक आ गए हैं।
तो मैं उनको सलाम करती हूँ और फिर मैं रक्शे में बैठ जाती हूँ और हम हैं अपनी मंजिल के रवा दवा, स्कूल की मंजिल पे रवा दवा हैं हम लोग। और ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको चेक करवा रही थी PMS, लेकिन चलो ठीक है, वो तो बात की कहानी है, तो मैं आपको बता दूँगी। तो सुबह सुबह ये मेरा थर्मास है, थर्मास तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई, वाटर बॉटल, नहीं जदीद वाटर बॉटल में तरह ही गबलू टबलू है। तो अंकल से मैं बातें शेयर कर रही हूँ कि और अंकल क्या हाल चाल है, आज मैं एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पूरा दिन बताएं। बोले हाँ बताएं लोगों को कि टीचर फालतू नहीं होती है। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आज मैं ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ कि टीचर पता चल जाएगा कि टीचर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं वॉलेट में पैसे निकाल रही हूँ क्योंकि अब जो है वो मेरी मंजिल जो है वो थोड़ी करीब है। और आप लोग बताएं, आप लोग अपना कम्यूट कैसे यूज़ करते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आई रियली वांट टू नो कि आप लोग किस तरह अपना कम्यूट को बर्दाश्त करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास स्कूटर था, तो मैं स्कूटर सुपर पावर की स्कूटी थी। तो लॉकडाउन जब लगा था, जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी, जब मेरे स्कूल्स और ट्यूशन्स नहीं थे, तो फिर वो मुझे बेचनी पड़ गई थी। तो पहले तो मेरे पास स्कूटर थी, तो अपने खुद ही स्टार्ट करके बंदा चला जाता था। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्कूटी ले लूँ, लेकिन स्कूटी जो है वो मेरी पहुँच से बहुत बाहर जा रही है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। और जो यूज़ होती हैं स्कूटी वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं 1-2 बार देखने भी जा चुकी हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। जब आपके पास बाइक होती है तो आप हर जगह आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा स्कूल का लंबा रूट है। और अंकल भी जब मुझसे बातें करते करते जब चला रहे होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा स्पीड नहीं होती है, इतनी नॉर्मली स्पीड होती है। क्योंकि हम ये भी ख्याल, मैंने एक बार अंकल थोड़ा स्पीड में चला रहे थे, तो आगे एक स्कूल आता है फाउंडेशन स्कूल, तो वहाँ पे बच्चे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो आगे पीछे नहीं देखते हैं, वो सिर्फ भाग रहे होते हैं इधर उधर। स्कूल का टाइम है, बच्चे भी गुजर रहे होते हैं, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ थोड़ा सा एहतियात से चलाया करें, तो ये ज़्यादा आसानी है। भले मैं स्कूल लेट पहुँच जाऊँ, लेकिन किसी को इस चीज़ में ना नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार हो चुका है कि एक बच्चा जो है वो बड़ी आगे आते आते जो है ना, फिर मैंने थोड़ा सा फिर उतर कर जो है ना, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आगे पीछे देख कर रोड क्रॉस करेंगे। देखें, ये आगे आ गया है एक स्कूल, सिटीज़न फाउंडेशन स्कूल है, या आई डोंट नो फाउंडेशन स्कूल है, कोई NGO का है, एडॉप्टेड स्कूल है। तो अंकल जो है वो चलते चले जा रहे हैं। ये पूरा एक रूट है जिसमें मैं चलती हूँ। मैं मकसद ये कि मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं की, क्योंकि डक्स देखिए आपने, हाँ कितनी अच्छी है ना, हाँ ऐसे ही घूमती रहती हैं। तो ये है कि बहुत सारी बातें अब मैं इसमें कवर कर सकती हूँ। अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो और ज़्यादा मज़े की, मेरे गवर्नमेंट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने गवर्नमेंट जॉब दी है। मैंने IBA से टेस्ट क्लियर किया था, फिर बड़े मुश्किलात आई, रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी, मेरा डोमिसाइल PRC किसी और डिस्ट्रिक्ट का था, साउथ डिस्ट्रिक्ट का था। फिर मैंने वहाँ से एप्लीकेशन लेटर निकलवाया, फिर मेरी फ़ाइल जमा हुई। पहले तो अव्वल तो वो फ़ाइल ही नहीं जमा कर रहे थे, लेकिन बहुत शुक्रिया, जब मैं सिंध सेक्रेटेरिएट गई वहाँ उन्होंने मुझे बहुत मदद की। HR डिपार्टमेंट में उन्होंने मुझे रेफ़र किया। फिर मैं वहाँ से किशोर कुमार साहब होते हैं, वहाँ उनसे मिली, उन्होंने फिर आगे बात की DO से, DO ने मेरी फ़ाइल एक्सेप्ट की। फिर DRC हुई, इंटरव्यू हुआ, फिर इसके बाद मुझे जो है वो जॉब मिली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गवर्नमेंट में लोगों का ये बस है कि पता नहीं पढ़ाई होती है कि नहीं होती, गवर्नमेंट में पढ़ाई भी होती है। और अब तो ज़्यादा सख्ती हो गई है, एक ऐप आ गया है PMS, तो उससे जो है मॉनिटरिंग होती है। आप जब अपने स्कूल में एंटर होते हैं तो आपके पास एक ऐप डाउनलोडेड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो आ गया मेरा स्कूल, ये मेरा स्कूल है। और ये सामने आरिफ भाई बैठे हुए हैं, सलीम भाई बैठे हुए हैं। अब आरिफ भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चों के एग्ज़ाम तो हो गए, तो स्कूल नहीं आना उनको, EC और क्लास 1। तो आप क्यों आइए भाई, आप भी तो बच्ची हैं छोटी सी, आपकी भी छुट्टी है। तो यहाँ पर मैं सलाम करते हुए, स्टाफ रूम है ये मेरा,
ये सामने मेरे मोहतरम HM साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम है अब्दुल माजिद सर। अब्दुल माजिद सर बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो ये एक पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, सराहा और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। हर ग्रुप पर उन्होंने लिंक भेजा और विद इन अ मंथ अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे भी मेरे सारे टीचर्स हैं, उन सब ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे वो यही नहीं करने दिया कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स किसी के नहीं थे, सब लोग एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लिया कि चलिए ठीक है, आप अपने स्कूल में बच्चों को जो सिखाती हैं अच्छा है, मैक्सिमम रीच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे आपके चैनल के थ्रू। क्योंकि और भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकती, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की मैं अगर बात करूँ तो बहुत दे आर हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इतने स्मार्ट होते हैं। उनको थोड़ा सा भी अगर आपने बैकग्राउंड समझा दिया ना किसी टॉपिक का, वो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट बना के देते हैं, आपकी सोच है तो बस उन्हें थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक करने वाले बच्चे होते हैं ये। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि ये टैलेंटेड नहीं होते हैं या ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते। माशरे में किस तरह से ये लोग अपना हिस्सा डालेंगे या किस तरह से एफर्ट पुट करेंगे, तो सोसाइटी के ये भी मेंबर हैं और माशरे में माशाल्लाह से बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। क्योंकि जो टीचर्स, मैं अपनी बात नहीं करूँ लेकिन अब जो टीचर्स जो हायर हुई हैं सिंध गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ही आप समझ लें कि उनके कैपेबिलिटी पर, उनकी स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए और कितनी एजुकेटेड है उस बेस पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है इनका। तो जब आप मेरिट के बेस पर आते हैं तो ऑब्वियसली आप इतने काबिल होते हैं तो आपको सेलेक्ट किया गया है इन बच्चों के लिए। तो हमारी तो बस यही कोशिश है कि जितना नॉलेज मेरे पास है या दूसरी टीचर्स की भी यही कोशिश रहती है, जितनी नॉलेज उनके पास है वो सब कुछ उनको डिलीवर कर दें। तो यहाँ पर इनके एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनके कुछ सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाए जाते थे, जैसे कि मैथ्स उर्दू में पढ़ाया जाता था, साइंस उर्दू में पढ़ाया जाता था, सोशल स्टडीज़ उर्दू में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी HM माजिद सर की काविशों का ही नतीजा है या उनकी एफ़र्ट्स को कह लें या उनकी डेडिकेशन को आप कह लें, तो हमारा स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेशन। तो इससे ये हो जाएगा कि अब बच्चे जो है वो इंग्लिश में ही मैथ्स पढ़ा करेंगे और सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। सो फॉर दिस पर्पस जब हम बच्चों को एक तरह की एक ट्रांजिशन हम कह सकते हैं ना कि उर्दू पढ़ते रहे इतने साल, अब अचानक से अगर आप इंग्लिश में उनको शिफ्ट करेंगे तो इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो फॉर दिस पर्पस तो माजिद सर ने मुझे कहा है कि आप बच्चों की क्लासेस लिया करें, उनके ग्रामर वगैरह ठीक करवाएं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लिया करें, ताकि बच्चों के अंदर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट डेवलप हो और उनके लिए ये भारी ना पड़े। जब वो अगस्त में न्यू सेशन से स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ सीख लेंगे। तो हम लेते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए। वैसे तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 25 मई को इंशाल्लाह रिज़ल्ट अनाउंस होगा। अब मैं आ चुकी हूँ स्टाफ रूम में। कुछ बंडल्स थे जो चेक तो हो चुके थे लेकिन उनकी कैलकुलेशन नहीं हुई थी, यानी मार्क्स तो मैंने दे दिए थे, टोटल नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री पीरियड है तो उनको टोटल कर लिया जाए। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका है जिसमें मैं प्लस कर रही हूँ। सॉरी भाई, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, ये तो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई साहब मुझे चक्कर आने लगते हैं। जैसे मैथ्स का टॉपिक आता है ना, मुझे चक्कर आने लगता है। इसलिए मैंने इंटर में जब कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था तो मैथ्स था, मैथ्स की वजह से मैंने अपनी IT की फील्ड छोड़ दी, क्योंकि मैथ्स कौन पढ़ेगा भाई, मेरे तो ऊपर से गुजर जाती है। आप लोग बताइए, आप किस किस का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी मालूम कर सकूँ कि कौन से बच्चे हैं जिनको मैथ्स का नाम सुनते ही चक्कर आते हैं और कौन से बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत जीनियस हैं। ठीक है, तो ये इसी क्लास का इंग्लिश का पेपर है जिसको मैंने चेक कर लिया है। चलो भाई, ये इस बच्चे ने तो पेपर ही पूरा खाली दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं किया, मतलब हद है, मतलब ये क्या सीन है। और ये बच्चा वही है जो रेगुलर एब्सेंटीज़ हैं। मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को रेगुलर करें ताकि बच्चा कुछ सीख सके स्कूल में।
अब आ चुके हैं, मैं दूसरा 4th क्लास के बच्चों का पीरियड ले रही हूँ। 4th क्लास के बच्चों आज आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेने। तो मैं कन्वर्सेशन की टीचर हूँ, उनकी ग्रामर की टीचर दूसरी टीचर हैं। कन्वर्सेशन की क्लास में हम आज स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। जब हम किसी से फ़र्स्ट टाइम एज अ मीटअप आप कह लें, किसी से आप अगर मिल रहे हैं तो आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सामने जो इंसान है, जो भी बंदा है, उसके बारे में जानने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया और कुछ सवाल मैंने पूछे बच्चों से कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम, एंड द अदर पर्सन विल रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी आस्क अबाउट हाउ आर यू, एंड द अदर पर्सन रिप्लाई आई एम फाइन और आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन द अदर पर्सन also asks about us, like how about you, and then we reply. So this is a sort of conversation then we have to start when we meet some new people and we really want to know what the other person does and क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है, किधर होते हैं। तो बच्चों को सीखने का ज़्यादा शौक़ भी होता है इस तरह की क्लासेस का, जब मैं पेयर एक्टिविटी करवाती हूँ। तो इस तरह से जब मैंने उनको फ़र्स्ट क्लास ही अटेम्प्ट की थी तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनको पेयर एक्टिविटी भी करवाई थी। उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी कि किस तरह से कॉन्फिडेंटली बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइक न्यू सेशन में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें स्कूल के बारे में नहीं मालूम होता है, दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में मालूम नहीं होता है, तो किस तरह से हम इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, किस तरह से हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। मैंने बच्चों को बताया, बच्चे भी बिल्कुल इतना गौर से सुन रहे हैं। ये इस तरह के नहीं है, थोड़ा सा शरारती बच्चे हैं। इनको पता है अभी वीडियो मोड ऑन है टीचर का, तो अभी हमने बिल्कुल इन अच्छे बच्चे बन के दिखाना है कि टीचर हम देखेंगे हमसे अच्छा बच्चा तो कोई होगा ही नहीं। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और उन्हें पता भी है कि किस तरह से क्लास में बैठने का टिकट है। कुछ एक दो शरारती बच्चों को होते हैं और बच्चे अगर शरारती ना हो तो क्या फ़ायदा, फिर उनका बचपन ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल सीधा होकर बैठेगा तो ये तो आपकी भूल है, वो नहीं बैठेंगे। 2 मिनट के बाद वो फिर जो है वो अपने मोड में आ जाते हैं। तो मैं भी फिर बच्चों को बच्चों की तरह ही पढ़ाती हूँ। आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं आपको मेरी आवाज़ भी ऐसे बच्चों जैसी है। बहुत कोशिश करती हूँ कि आवाज़ मेरी ठीक हो, इंसानों वाली थोड़ी सी भरम वाली आवाज़ हो, लेकिन आती ही नहीं आवाज़। तो मैं बच्चों से जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे जो है वो मुझे समझें, मैं बच्चों को समझूँ, ताकि उनके साथ जो भी परेशानी हो रही है, मुश्किलात हो रही है कुछ पढ़ने में, कुछ करने में, तो मुझे आराम से अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, बता सकेंगे मिस मुझे ये तकलीफ़ है, मिस मुझे ये समझ में नहीं आया, मिस आप मुझे दोबारा समझा दें। अगर आप एक अकड़ू टीचर की तरह और ऐसे भरम वाली टीचर की तरह रहेंगे तो बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। बच्चे आपसे एक स्पेस मेंटेन कर लेंगे और वो उस स्पेस में ही वो स्पेस को कभी क्रॉस नहीं कर पाते। मैं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान कोई स्पेस ना हो, वो मुझे आराम से अपनी सारी बातें बता सकें जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वो अपने चीज़ों को शेयर कर रहे थे। मिस आज मैंने ये किया, मिस आपको मालूम है आज मैंने ये किया है, मुझे ये मम्मा ने ये कहा था, फिर मैंने घर जाके वो वाली एक्टिविटी की थी, मिस आपने वो वाली एक्टिविटी कितनी अच्छी करवाई थी, मेरी मम्मा को भी अच्छी लगी, मैंने अपनी मम्मी को ये भी बताया, वो भी बताया। तो वो हर चीज़ जो है ना वो आपसे शेयर करने लगता है और उसमें ये पता चलता है कि बच्चा कितना इंटरेस्टिंगली आपकी चीज़ों को लेकर चल रहा है, आपके सब्जेक्ट को किस तरह से वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो कितनी एफर्ट पुट कर रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों का ऑफ हो चुका है, इट्स 11:30 एंड बस अब ये लोग घर जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ ये लैंग्वेज की क्लासेस ही लेने आए थे और ग्रामर की, इसके अलावा कोई। ये हमारे मुस्तकीम भाई हैं, बड़े प्यारे से मेहनती से, और सारा दिन इन इंसान को ना मैंने सिर्फ काम करते हुए देखा है। अब ब्रेक टाइम हो चुका है तो बस आज मैं कुछ खाना नहीं था तो मैंने सोचा आज मैं छोले मंगवा लेती हूँ, चने। और ये स्टाफ रूम में टीचर सब खाना वाना खा रही हैं, बस मैंने चने लिए। इसके बाद फिर हम बैठे, कॉपी वॉपी चेक की और अब छुट्टी का टाइम हो चुका है। अब PMS में फिर से मैंने
चेकआउट करना है, क्योंकि जब आप स्कूल से निकल रहे होते हैं तो आपको अपनी ऐप में अटेंडेंस में आपको चेकआउट करना लाजमी है कि आप स्कूल से जा रहे हैं, तो वो टाइम नोट हो जाता है कि आप कितने बजे स्कूल के गेट से बाहर थे। अब जो है वो मैं मिस शहनाज के पीछे 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 पीछे, और नहीं ये मिस शहनाज नहीं है, मिस सोबिया है। तो मिस सोबिया के पीछे 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 पीछे, क्योंकि मुझे अभी ये रास्ता पूरा क्रॉस करके जाना है। अब पता हूँ सबसे मज़े की बात आज क्या हुई है, मैं ये यूजुअली इस पूरा रास्ता जो है वो पैदल चल के जाती हूँ और एक जगह पे बस स्टॉप पे जाकर वहाँ से एक बस लेती हूँ। अब हुआ ये कि मैं जब यहाँ से टर्न हो रही थी तो मेरी 2 स्वीट टीचर्स हैं, मिस पूजा एंड मिस कहकशां, वो रक्षा हायर कर रही थी क्योंकि मिस पूजा आज रक्षे में जा रही थी। अब मैंने साइड पे चलना जो शुरू किया तो मिस पूजा जो है वो मुझसे आगे निकल गई। ये जो रक्षा जा रहा है इसमें जो ये पिंक कलर का आपको नज़र आ रही है वो है मिस पूजा। अब मिस पूजा मुझे वहाँ से इशारे कर रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं जो हूँ बकती भगा दी जाओ है ना, जा रही हूँ क्योंकि अच्छा है इतनी गर्मी में कौन अब पैदल चलेगा। मुझे लिफ्ट मिल गई है तो मैं रक्षे में बैठ चुकी हूँ। अब मिस पूजा जो है वो मुझे कह रही है कि भाई थोड़ी डाइटिंग कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बंदा कितनी डाइटिंग करे, भाई मुझसे नहीं होगी डाइटिंग, मैं क्या करूँ डाइटिंग ना हो मुझसे, वो वाला सीन है। ठीक है चलो भाई अब हम चलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना ये पूरा रास्ता, अब आप सोचें ये रोज़ाना मैं पैदल चल के जाती हूँ, वो तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे जो है वो पूजा ने लिफ्ट दे दी, वरना ये पूरा रास्ता मैं पैदल चल के जाती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, कि इतनी अगर धूप हो तो आप रक्षे में जाएंगे या आप पैदल ही चलेंगे। और आप मुझे एक और भी बात बताएं, कभी कभी मेरा बजट भी आउट हो जाता है तो आप मुझे बताएंगे समटाइम जब आप बहुत गर्मी होती है तो आप रक्षा भी ले लेते हैं, तो फिर आप अपने बजट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? क्योंकि भाई मैं एक सिंगल लर्नर हूँ, अकेले कमाने वाली, मेरे घर में मम्मा है, तो अब जो है ना वो समटाइम्स ना बजट बहुत आउट हो जाता है, तो फिर मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं पैदल चल लिया, फिर आगे से मैंने बस ले ली, फिर बस में एक जगह उतरती हूँ, फिर इसके बाद मुझे दूसरी बस लेनी होती है क्योंकि मुझे जाना होता है क्लिफ्टन। ये सीन है थोड़ा सा। अब आप ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ तक ये रक्षा रुकेगा वहाँ तक जो है वो मैं पैदल चलकर जाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कितनी बोरिंग टीचर है, हर चीज़ बता रही है, थोड़ा सा क्रॉप कर लेती, थोड़ा एडिट कर लेती, ये क्या सीन है, चलती जाली आ रही है। और इसने अभी जो है वो दिन की शुरुआत ही की है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट ट्यूटर भी हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब प्राइवेट ट्यूटर में ये होता है कि जब आप ट्यूटरिंग करते हैं तो फिर आपको उनके घर जाना होता है, स्टूडेंट के घर जाना होता है। तो स्टूडेंट के घर जाने के लिए मैं घर नहीं जाती हूँ, मैं स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। तो मेरा पहला जो स्टॉप है, यानी पहला जो ट्यूशन है वो क्लिफ्टन में है, जेबिस्ट के पास। तो क्लिफ्टन में जब मैं जाती हूँ तो ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा दूर का रास्ता है, क्योंकि उसके लिए मुझे 2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। ये आ गया है और मैं ये यहाँ पर उतर रही हूँ, और जो भी पहली बस मिलती है मैं उसमें बैठ जाती हूँ। तो ये पहली बस मुझे मिली और मैं उसमें धड़प करके बैठ गई। यहाँ पर मैं आई एम सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं बस में चढ़ी तो एक बंदी को मेरा हाथ लग गया, तो मैं उसको सॉरी कह रही थी कि आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया मुझसे। फिर मैं यहाँ पर बैठी और 2 सिग्नल्स आगे मैं उतर जाती हूँ, और शुक्र आज मुझे बस में जगह मिल गई, वरना तो मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनेगी कैसे, वरना तो यूजुअली यही होता है कि मैं बस में लटक पटक के जा रही होती हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर आपको बैकग्राउंड में से छचर सन सन की आवाज़ आ रही है या टीचर्स की आवाज़ आ रही है, तो ये मैं स्कूल में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त बैठी हुई। मेरा फ्री पीरियड है, तो आज जो है वो मैंने काम कर लिया था, तो अभी फ्री हूँ, तो ब्रेक टाइम भी है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वॉइस ओवर की जाए और ये वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाए। ठीक है, तो अब मैं चलती जा रही हूँ, चलते चलो बस चलते चलो बस चलते चलो। तो तकरीबन जो है वो 1 स्टॉप और 2 स्टॉप छोड़कर नियर गुल प्लाज़ा मैं उतर जाती हूँ। फिर इसके बाद मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ता है 8:10 का।
क्योंकि वही एक वाहिद बस है जिसके बड़े नखरे हैं और वो पहुंचाती है हमें क्लिफ्टन। तो क्लिफ्टन जाने के लिए आपको R10 बस में बैठना लाजमी है। तो ये क्या हुआ भाई, अब तक रास्ते ही नहीं आ रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे ये रास्ते। अब आप देख रहे हैं एक टीचर कितनी मेहनत करती है। अब आइंदा अगर आप ये कहें कि किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो टीचिंग फील्ड में ज्वाइन हो जाता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। टीचिंग फील्ड भी उतनी ही मेहनत मांगती है जितनी कि कॉर्पोरेट प्रोफेशन की जो फील्ड होता है। तो कॉर्पोरेट जॉब अगर कोई कर रहा है तो 9 to 5 अगर वो कर रहा है, वो एक ही जगह पे बैठ के कर रहा है। दिमागी काम तो दोनों तरफ है, ठीक है। आप बच्चों को, आप एक ही किस्म के बच्चे नहीं होते, आप डिफरेंट माइंड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वाइट चैलेंजिंग होता है आपके लिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उतर चुकी हूँ बस से, बस वाले ने बस चला दी है और मैं इंतज़ार करूँगी, मुझे रोड क्रॉस करना है। भागो 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 भागो, ये आंटी बहुत स्पीड में भाग रही है भाई, ध्यान रखा करो आंटी। चलो भाई, अब चले भाई। अब ये वन वे से भी रिक्शे जा रहे होते हैं, इधर से भी रिक्शे जा रहे होते हैं, उधर से गाड़ी जा रही होती है, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपने कहाँ जाना है। तो ये है पाकिस्तान का ट्रैफिक का निज़ाम। ये बेचारे ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे से धूप में खड़े होकर जो है ना वो सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। तो इनकी मेहरबानी के ये सारा एफ़र्ट जो है वो पुट करते हैं। तो इन्होंने मुझे भी देख लिया तो मुझे भी इशारा कर रहे थे कि मैडम जी अब आप चल पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं चल तो रही हूँ लेकिन अभी भी सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बाइक वालों को तो अल्लाह ही माफ़ करे, ये कहीं से भी चले जाते। तो मैं जब वज़ीर आज़म बनूँगी ना तो पाकिस्तान में बाइक सारी बैंड हो जाएगी, बस साइकिल पे चलो। क्योंकि साइकिल से एक्सीडेंट में आपको इतना नहीं लगेगा जितने बाइक के एक्सीडेंट में आपको लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे खड़े होकर जो है ना वो स्टैचू की तरह बस खड़े रहना है, क्योंकि अब बस आने का इंतज़ार करना है। R10 बस, ये सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, AC बसेस जो है वो रन कर रहे हैं आम आवाम के लिए। तो ये भाई ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो जिसके लिए मैं उनको आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सिंध गवर्नमेंट को जो इस तरह के एफर्ट पुट कर रहे हैं। चलो देर ही सही, लेकिन चीज़ें तो अच्छी होना शुरू हो गई। ये आंटी मेरे पास आई हैं, ये आंटी मुझसे पूछ रही हैं कि ज़ैनब मार्केट जाने के लिए कौन सी बस जाती है। मैंने कहा R10 जाती है। बोले रक्षा, मैंने कहा रक्षा वाला 100 रुपये लेगा, आप 50 रुपये में चली जाएँ, R10 बैठ के AC वाली बस है। तो वो कह रहे कहाँ से आती है, मैंने कहा यहीं से आती है, मैंने भी जाना है इधर से ही। तो आप खड़े रहें तो आपको R10 मिल जाएगी और वो आपको ज़ैनब मार्केट उतार देगी। तो बोले ज़ैनब मार्केट, मैंने कहा एट्रियम के पास उतारी। बोले एट्रियम, तो मैंने कहा एट्रियम मॉल है उसके सामने ही रोड क्रॉस करेंगी तो ज़ैनब मार्केट आ जाएगा। तो वो बेचारी खड़ी हो गई, क्योंकि हर इंसान जो है वो इतनी महंगाई में जो है ना वो बजट को किस तरह से लेकर चलता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपना घर चलाना होता है। तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है कि किस तरह से लोग जो है वो एक एक रुपये को बचाते हैं ताकि कल को काम आए। तो ये आंटी भी बेचारी मेरे साथ खड़ी हो गई, वरना तो वो रक्शे में जाने की थी। तो जब उन्होंने बताया कि रक्षा वाला तो इतनी सी जगह के 100 रुपये ले लेगा, तो 50 रुपये में जा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं खड़ी हूँ और ये मेरी अब परमानेंट जगह है, मैं यहीं खड़ी होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ट्री लगा हुआ है। अब दरख्त लगाने की अहमियत जो है ना अब आप जान लें, क्योंकि इतनी धूप हो रही है और मैंने सिर्फ छाँव ढूंढती हूँ। तो छोटा सा दरख्त है, इतना बड़ा भी नहीं है, और मैं उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती हूँ और ये मुझे छाँव दे रहा होता है। तो दरख्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस ट्री का। तो ग्रो मोर ट्रीज़, प्लांट मोर ट्रीज़, क्योंकि हमारे को ज़रूरत है। जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे इतना ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट में जो चेंज हम सफ़र कर रहे हैं, इतनी धूप हो रही है, तो ये माइट भी कि ये वेदर पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़े और हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाए, क्योंकि कराची का टेम्परेचर तो दिन ब दिन हाई होते जा रहा है और इतनी गर्मी, सख्त गर्मी होती है और जो है वो इंसान से नहीं बर्दाश्त हो रही। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग जो है वो इस क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा बचाना चाहते हैं या इसमें कोई एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास 10-15 ट्रीज़ लगवा लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा, नेकी भी हो जाएगी। और जब आप इन फ्यूचर 10-15 सालों के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपने छोटा सा पौधा आपने लगाया था वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया और वो दूसरों को छाँव दे रहा है।
तो ये भी एक नेकी है, ये भी एक सदका जारिया है जो आप हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से करना है, क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर चीज़ हुकूमत के ऊपर अब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें खुद से एफर्ट पुट करने चाहिए कि अगर हमें सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर लेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी ज़ात के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है। क्योंकि इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे दूसरे लोग हमसे फ़ायदा उठा सकें, हमारी ज़ात से फ़ायदा उठा सकें, दूसरों के लिए अच्छे इंसान बनना चाहिए, ऐसे मददगार हाथ बनने चाहिए जो दूसरों को मुसीबत के वक्त में काम आ सके। अब मैं खड़ी हूँ। ये R10 जो है, प्लीज़ R10 ज़्यादा कर दें, सिंध गवर्नमेंट प्लीज़ R10 ज़्यादा कर दें, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से। R10 का रूट में R10 बहुत कम है, R4 तो अभी 3 चली गई टावर की, लेकिन क्लिफ्टन की R10 बस बहुत कम है। हमें तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार किया है तब जाके जो है वो आ रही, क्योंकि ये वीडियो वाकई में मैंने एडिट कर ली थी क्योंकि मैं भी थक गई थी, मेरा हाथ दर्द हो रहे थे और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ये मोबाइल मार्केट है और यहाँ पर स्नैचिंग के बड़े सीन होते हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे खड़ी हुई थी तो बस के कंडक्टर के हाथ में तो यूजुअली पैसे होते ही हैं क्योंकि उनको देने होते लेने होते हैं। अब बस का कंडक्टर खड़ा हुआ अपने मूड में, अब आया सामने से बाइक वाला रॉन्ग वे से और उसके हाथ से वो पैसे छीन के भाग गया। अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, अब वो तो चला गया, लेकिन भाई उसको आगे से जाके लोगों ने दबोचा और फिर जो है वो जो उसकी दुर्गस मरम्मत की है तो वो अलग कहानी है। ये देखो R4 जा रही है, इस पर मुझे नहीं जाना क्योंकि ये टावर के रूट पे जाती है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे मेरी बस कब आएगी। आंटी भी शायद मेरी बस, उनको भी R10 में ही जाने लगता है, इसलिए वो किसी और बस को जो है वो इज़्ज़त ही नहीं दे रही है, वो देख ही नहीं रही, इग्नोर मार रही हैं। जैसे R10 बस आएगी फिर हम सब इसमें बैठ जाएंगे। मुझे लगता है आने वाली है। एक तो मेरे कद बहुत छोटा है इसलिए मुझे दूर से कुछ नज़र नहीं आता। मैं टाइम देखने की कोशिश करूँ तो ये मेरे ग्लव्स के अंदर जो वॉच छुपी हुई है उसमें टाइम देखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब एक हाथ से आप मोबाइल पकड़ रहे हैं, एक हाथ से आप ये सारे मैनेज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरी 1:30 बजे ऑफ़ होता है, 1:30 पे ऑफ़ हो जाता है स्कूल में। तो मैं यहाँ तकरीबन खड़े खड़े मुझे 2 बज गए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। सबके लिए मुश्किल है लेकिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि धूप में खड़े होना और ऊपर से आप सुबह के उठे हुए होते हैं तो आप बहुत टायर्ड होते हैं और फिर आप खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो शुक्र है आज मुझे लिफ्ट मिल गई है रक्शे में, वरना तो टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये है कि मेरे स्कूल में सारी टीचर्स का ये है कि वो बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ भी नहीं बाहर भी, मतलब इस तरह से हर किसी की मदद के लिए तैयार है मैं सबके सब। तो ये एक अच्छी आदत है इनके अंदर। आ जाओ भाई, बहुत देर हो गई मुझे क्योंकि मुझे टाइमली पहुंचना होता है, मेरे ट्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। आ गई मेरी बस, आ गई सामने से वो दुल्हन की तरह जो आ रही है रेड बस, वो R10 है जो कि अगर ये R10 बस मुझसे मिस हो जाएगी तो नेक्स्ट 25 मिनट्स मुझे खड़े रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरी बस आएगी, फिर उसमें मुझे बैठना होगा। अब मैं चढ़ चुकी हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र। अब मैं बस के अंदर हूँ लेकिन चूँकि सीट नहीं है इसलिए मुझे यहीं पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये कंडक्टर साहब हैं जो कि आगे खड़े हुए हैं, अभी फारिग चल रहे हैं क्योंकि जैसे रश बढ़ेगा फिर वो टिकट्स के लिए फिर वो बोलते हैं कि भाई टिकट के पैसे दे दें, फिर वो टिकट काट के आपको दे देते हैं। तो सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, हमारा ना ख़त्म होने वाला सफ़र। तो सफ़र करना एक इंसान की लाइफ में सफ़र ही तो है। जब वो पैदा होता है तो वो सफ़र कर रहा है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, फिर आखिर में वापसी का सफ़र लेता है और अल्लाह से जा मिलता है। इसी तरीके से ये सुबह से जो मेरा सफ़र शुरू होता है तो फिर वो रात में ही ख़त्म होता है। अब चूँकि कंडक्टर साहब पीछे तशरीफ़ का टोकरा ले जा चुके हैं तो अब मेरे लिए आसानी हो गई, मैदान जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है मेरे लिए कि आप आराम से मैडम वीडियो बनाएं, जो आपका दिल करता है आप करें, आपकी अपनी बस है। अब मैं जो हूँ आपको शहर की विज़िट करवा रही हूँ। ये मुझे चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, किस किस को सदर का इलाका बहुत अच्छा लगता है? मुझे सदर का एरिया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश
आप समझ लें कि उनके टाइम पर बनी हुई है। तो वो इतनी अच्छी लगती हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा लगता है मुझे कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है ना वो मुझे ज़बरदस्त लगता है। तो आप मुझे बताएं कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली और मॉडर्न जो टाइप की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, जो इटालियन और जिस तरह से यूरोपियन स्टाइल जो यूज़ होता है बिल्डिंग्स में, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको हेरिटेज किस्म की जो बिल्डिंग्स होती हैं जो कि आपको एक सीरीन सा देती हैं, आँखों में अच्छा लगते हैं और एस्थेटिक सीन, वो आपको अच्छी लगती हैं स्ट्रक्चर, या दूसरा वाला स्ट्रक्चर कौन सा आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे अब ये मेरी लेफ़्ट पर देखें तो एक छोटी सी बिल्डिंग है टाइप की, वो स्ट्रक्चर भी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश की ज़माने की याद दिला देती हैं कि अच्छा, मैं एक बात सोचती हूँ कभी कभी कि अगर ब्रिटिश लोग अब भी जो है वो यहाँ पर इनकी हुकूमत होती और वो यहाँ पर जो है वो उनकी गवर्नमेंट होती, तो कराची किस तरह से चेंज होता ना। अब मेरे राइट पर देखें, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, हालांकि इनका ख्याल रखने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन ये वैसे ही खड़ी हैं। इनका वक़ार जो है ना वो दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल ही हट कर है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये देखें, ये मुझे भी बहुत प्यारा लग रही है। और जिस तरह से इनकी बालकनीज़ वगैरह बनी हुई है ना, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे मेरे पास भी एक छोटा सी ज़मीन का घर हो मेरे पास, तो मैं उसको बिल्कुल ही इस तरह से डिज़ाइन करवाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह की ना, पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मेरे अंदर जो है ना एक ओल्ड सोल है, वो बुड्ढी सी रूह है, तो वो पुरानी चीज़ों को, पुराने सॉन्ग्स को ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं ये लोग। और पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हिप हॉप गाने और ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। पुराने गाने, ओल्ड मेलोडी, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्ट पता नहीं किस तरह से दिमाग लगाते थे, समझ ही नहीं आता। जैसे ताजमहल को देख लें, अगर आप दूसरी चीज़ों को देख लें, रानी फोर्ट देख लें, आप अगर थर में जाएं तो आपको इतने अच्छी स्ट्रक्चर मिलेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई कैसे बनाया है लोगों ने। और आजकल तो बिल्डिंग्स तो ऐसे बनती हैं जैसे बस 2-3 दिन का काम है, कंप्लीट हो गया। ये जॉइंट सी, ये लंबी सी बिल्डिंग्स, भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग है, भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस खड़ी नहीं है, बस ऐसे स्टैचू बन गया। तो अब जो है ना फाइन वर्क नहीं होता। ये अंकल जो हैं वो रक्शे वालों को फॉलो करते कराते जो है ना बिल्कुल ही एग्जैक्ट गाड़ी के आगे आके रुके हैं, क्योंकि इनको ये बस पकड़नी थी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये बस छूट गई तो मिलेगी आधे घंटे के बाद। तो उन्होंने जल्दी से झट से बस पकड़ी। रक्शे वाले की भी स्मार्टनेस चेक करें भाई, कितने अच्छे से जो है ना उसने गाड़ी के आगे रोका है। भाई अब तो इधर उधर तो हो नहीं सकते, रुकना तो पड़ेगा आपको। तो वी आर ऑल द वे टू क्लिफ्टन। अब बार बार जो है वो टी टो बजता है। जब यहाँ चाहे गाड़ी में ना बेल लगी हुई होती है, अगर आपको उतरना है तो आपको उस बेल को प्रेस करना होता है, फिर वो जो है वो दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा। ये अंकल को देखो, खाली गाड़ी के आगे आ गए बस टशन मारने। ये देखो अब चलेगी ही नहीं गाड़ी। अब हो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे सीट मिल गई है। मुझे पता भी नहीं था, मैं आगे वीडियो बना रही थी तो फिर किसी ने मुझे आवाज़ दी कि आए बैठे। अब मैंने क्या किया पता है, मेरे हाथों में दर्द हो चुका था, मोबाइल पकड़ के मैंने इसको विंडो के पास जो है ना खड़ा कर दिया, ऐसा एडजस्ट कर दिया। अब जो है ना वो गाड़ी चलती जा रही है और ये जो है वो बनता जा रहा है। अब आप देखेंगे आगे ये मैस आया था, अभी इस मैस में मैं गई भी थी, ये आर्मी वालों का मैस है। तो मैं यहाँ गई थी स्विमिंग क्लासेस का पूछने के लिए। तो बस मेरी बैड लक है कि वहाँ पर स्विमिंग तो होती, स्विमिंग पूल है, आप आके आप स्विमिंग कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो सिर्फ मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आई यूज़ टू गो टू शेप फॉर स्विमिंग क्लासेस और फॉर स्विमिंग। जब स्विमिंग क्लासेस ख़त्म हो गई तो फिर मैं स्विमिंग करने के लिए जाती थी, शेप से मेरी मेम्बरशिप थी। फिर एक वो वक्त था, हसीन वक्त है, जब हम बहुत ज़्यादा अर्न करते थे तो फिर हम अपने आप पे भी लगाते थे और टाइम भी हुआ होता था। अब इतनी महंगाई हो गई है ना
कि आप जो है वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते, आप अपनी ज़ात के लिए टाइम ही नहीं निकालते, आप घर का खर्चात पूरे कर लें, आपके लिए वही काफ़ी है। तो और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बैक टू बैक ट्यूशन्स होती हैं मेरी, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जब वीकेंड पर टाइम निकलता है तो हम इतने थक चुके होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि बस अब हमें जो है वो सोने को मिल जाए। ये हैं हमारे नौजवान, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये आर्मी के हैं ना, आर्मी के लोग हैं भाई, रेंजर्स हैं, आर्मी है, जो भी हैं भाई, जिंदाबाद है जिंदाबाद। क्योंकि इन्हीं की वजह से थोड़ा सा लॉ इन्फोर्समेंट चल रही है, वरना तो यहाँ पे जो है ना जंगल राज होता। वैसे भी पाकिस्तान में कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसको लावारिसों की तरह छोड़ चुके हैं वैसे सब लोग। सिर्फ ये का शहर जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और इसके बाद आप लोग उनका कुछ भी नहीं पूछते। हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे वो शिकायत लगाती ना आके अपने भाइयों से कि भाई आपने तो मुझे पूछा ही नहीं कि मैं जी नहीं हूँ, कि मैं मर रही हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो इसी तरीके से जो है वो कराची भी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। चलो खैर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरा प्यारा सा फिरियर हॉल। शुक्र है आज यहाँ पे आबादी नहीं है, वरना तो यहाँ पर इतनी मेली अवाम आई हुई होती है। एक बार मैं जब फिरियर हॉल गई थी तो वहाँ पे इतनी मेली अवाम थी। टिकटॉकर का घर है भाई, अब सिर्फ टिकटॉकर का हब बन गया ये फिरियर हॉल। जहाँ देखो आपको टिकटॉकर मिलेगा कैमरे के साथ, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती, आप उनकी वीडियोस में कैप्चर्ड हो रहे हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई एथिक्स नहीं है कि भाई आप किसी को अपनी वीडियो में जो है वो कैप्चर कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, आवाम चलती फिर रही है, आप कुछ भी कैप्चर कर रहे हैं। मैंने ये जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो मैंने कोशिश की है कि किसी की शक्ल नहीं आए, सिवाय मेरे स्टूडेंट्स के भी पेरेंट्स से परमिशन ले चुके हैं, उन्हें भी पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और जब मैं एक्टिविटीज़ करवाती हूँ तो फिर उसमें बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं तो बच्चों की आ जाती है। और बच्चे खुद भी शौक हैं भाई उनको वीडियो बनाने का, तो वो तो चलो समझ में आता है। लेकिन जब आप पब्लिकली कोई चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश क्या करें कि लोगों के फेस को कैप्चर करना अवॉइड किया करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि आप बिना किसी कंसर्न के आप किसी के उनके कंसर्न के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो आप एक एक बंदे को तो नहीं पकड़ के बोल सकते कि आप वीडियो में आ रहे हैं, मैं आपकी वीडियो। तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, आप किसी की पिक्चर ले ही नहीं जहाँ आपको बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये बस चल रही है। फिर इसके बाद वो चलते सिग्नल लगा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बस देखना चाह रही थी कि ये क्या है। तो ये के इलेक्ट्रिक का कोई सोलर का कोई प्रोजेक्ट है, पता नहीं क्या है। लेकिन खैर, ओहो भाई, आजकल के जो बिलबोर्ड्स आते हैं ना वो बहुत इतने अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होते हैं कि बस बंदे को उसी वक्त भूख ही लग जाए बस आराम से। तो मैं जिक्र कर रही थी ना यहाँ पर बिल्डिंग्स का, कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कोई इतना ख़ास नहीं होता कि जो है वो उन्हें इस तरह से वो किया जाए। तो बस फिर ये मैं बिल्डिंग्स देख रही थी तो उसमें भी मुझे कोई इतने खातिर को चीज़ें जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। हालांकि ये मेन लोकेशन पर ही है। बस इन बिल्डिंग की खासियत ये है कि बस ये टॉलेस्ट है बस, और कोई इनमें कोई मुझे ख़ास नज़र नहीं आती। बस एक साथ एक ही डिज़ाइन की बस खड़ी हुई है। दिमाग ही नहीं लगा रहे आजकल के इंजीनियर, पता नहीं क्या हो रहा है, सो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये असल में लॉकडाउन में घर में पड़े हुए हैं, तो घर से पढ़कर जो ये पास आउट हुए हैं तो ये बेचारों को ना आइडियाज़ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो फील्ड वर्क किया नहीं है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, क्योंकि उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं। ये वर्ल्ड स्पोर्ट से मैंने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया था, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने इसको किस तरह से ढूंढा था। ये मिल भी नहीं रहा था, गूगल मैप पे भी इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ जो है ना हम भटकते रह गए। फिर फाइनली ये मुझे मिला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसके बैक साइड पे डिफेंस पे ये शायद फेज़ 2 है क्लिफ्टन, यहाँ पे शेप्स है, तो वहाँ पर मेरी स्विमिंग करने के लिए मैं जाती थी। तो फिर मुझे मेरी इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा था कि ये यहीं से ही आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलेगा, तो फिर मैं ढूंढा था तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ना वसी एरिया में शुरू हो चुका है क्लिफ्टन का, तो ये आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, और ग्रीनरी हमेशा आंखों में अच्छी लगती है। ये पता नहीं कितने लोगों ने लगाया है, वंडरलैंड वालों ने, आइसलैंड वालों ने, पता नहीं कौन लोगों ने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे नौजवान खड़े हुए हैं पुलिस वाले, ये भी गर्मी में बेचारे खड़े हुए होते हैं, अपना खून जला रहे होते हैं सारी चीज़ों का। तो ये जो साहब हैं पता नहीं ये किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं, या उनको रोका गया है, ट्रैफिक के गाड़ी को रोका गया है,
मुझे समझ नहीं आता कि ट्रैफिक वालों गाड़ी रोको कि तो चलो उनको तो होती है, ये रोक सकते हैं, पुलिस वाले गाड़ियों को क्यों रोकते हैं मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ये लोग अपनी लिमिटेशंस में काम करें, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और जो जिसकी जॉब है उनको करने दें। लेकिन नहीं, समटाइम्स मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा है कि जो है वो पुलिस वाले भी गाड़ियों को रोक रहे होते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही बात है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं ज़रा। खैर, अभी गल्फ़ मार्केट से हम गुज़र रहे हैं। अच्छा, मुझे ना ये समझ में नहीं आता, बचपन में मैं गल्फ़ मार्केट में आती थी मम्मी के साथ, तो भाई ऊपर की जो बिल्डिंग बनी हुई है ना इसकी, ये तो थी ही नहीं, तो गल्फ़ मार्केट पूरी टूट के बनी है या ऊपर से बिल्डिंग दोबारा से कंटिन्यू कर ली है या रेनोवेट हुई है, ये ज़रा मुझे बताएं अगर किसी को पता है तो, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो ये रेनोवेट नहीं हुई भी, पता नहीं क्या सीन है। तो जिसे इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो एक क्यूरियोसिटी का है कुछ मसला, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती तो मैं उसे ज़रूर आखिर तक जानने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा अगर है और अगर हुआ है तो ऐसा है क्यों। चलो भाई, शॉन सर्कल का अंडर पास आ चुका है और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, और मुझे ना लिटरली जो है वो इस बस में बैठने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि ये बस इतनी स्मूथ है, आपको मालूम ही नहीं होता कि खड्डे किधर है और क्या चीज़ है क्या नहीं है, स्मूथली बहुत चलता है, तो बहुत आराम से जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और प्लस ये गाड़ी इतनी बड़ी होती है और इसमें जो ये ग्लास विंडोज़ होती हैं, इसमें क्लियरली आप नज़ारे भी कर सकते हैं शहर के आसपास के। तो मुझे जो है वो पर्सनली जो है वो रेड बस बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ से शुरू हो जाता है अमीरों का पोर्शन, मैं तो इसको अमीरों का पोर्शन कहती हूँ, क्योंकि बाकी इलाकों का अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आता एज़ कम्पेयर टू ये एरिया जो क्लिफ्टन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी कि डेवलपमेंट होती है और किस तरह से जो है वो रोड साफ़ है और प्लांटेशन हुई भी है, सारी चीज़ें। बाकी एरिया में इनको थोड़ा सा भूल जाते हैं, गजनी बन जाते हैं ये लोग, तो इनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई गटर के ढक्कन गायब हो चुके हैं, गटर उबल रहे हैं, थोड़ा सा आ जाएं, काम कर लें, इधर भी आप इधर से फारिग हो चुके हो इन एरिया से, तो पता है। हाँ, दूसरा, अब आप कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर DHA की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वालों का होल्ड है, तो ये लोग बहुत चीज़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं चीज़ें, तो भाई इनसे ही सीख लो ना, किस तरह से म्यूनसिपल कमेटी वालों को उनको थोड़ा सा इनसे सीखना चाहिए, इनसे ज़रा क्लासेस दिलवाएँ, इनसे वर्कशॉप दिलवाएंगे किस तरह से बाकी शहर को भी साफ़ सुथरा रखना होता है, जिस तरह से ये भी एक शहर है तो वो भी एक शहर है। तो अब जो है वो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ड्राइवर साहब जो है वो देखें अब मैं उतर चुकी हूँ और अब जो है वो मुझे यहाँ से जाना है आगे। देखिए क्या ये वीडियो क्यों नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा। तो भाई अभी मुझे रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करने में यहाँ पे थोड़ी परेशानी थी, कुछ कार्स वाले अंकल ही बोल सकते हैं, तो वो रोक लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जेबिस के स्टूडेंट्स हैं, जो ये इनका स्टॉप होता है, ये यहाँ उतरते हैं और सामने जेबिस यूनिवर्सिटी है, तो कुछ तो रोक लेते हैं, उनके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी है, बाकियों को तो बेचारे वो मुल्क की तरक्की में बहुत हिस्सा डाल रहे हैं तो उन्हें बहुत जल्दी होती है, तो वो रुकते ही नहीं हैं और वो चलते चले जाते हैं और उनका बस नहीं चलता कि वो हमको ही उड़ाते हुए चले जाएं। तो ये भी सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन खैर तगोदू करते हुए हमने रोड क्रॉस कर चुके हैं। ये कोई एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, सही से नहीं है, बस फ्लैग लगा हुआ है। अब इसके बारे में भी रिसर्च करना पड़ेगा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है, तो मैं अपने मोबाइल को जो है ना इस तरह इस एंगल से सेट किया हुआ है कि भाई मैं जो हूँ वो बस मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने। अब इनको मैं ये नहीं, सामने भी कोई IG का या किसी मेरे ख़्याल से किसी फोर्सेस वालों का कोई इदारा है या क्या सीन है, मुझे ये भी नहीं मालूम। वहाँ की भी सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, वो पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो मैंने जो है वो ऐसे प्रिटेंड किया कि भाई मुझे कॉल आई है और मैं कॉल पे जो है ना वो बात कर रही हूँ। तो जैसे ही मुझे वो एरिया नज़र आ तो मैं ऐसा फील करवा रही थी कि भाई मैं तो कॉल पे बात कर रही हूँ, हालांकि वो वीडियो मोड ऑन था। तो ये वो
जगह है वो पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ मालूम होना चाहिए, हर इंसान को हर जगहों का पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह। हम कराची में रहते हैं, इतना बड़ा शहर है, लेकिन कुछ इलाकों में जब मैं जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता कि इसमें ये कौन सी जगह है, ये कौन सा इदारा है, इंस्टीट्यूट है, क्या है। तो इनको थोड़ा सा बार बोर्ड पर भी लगाना चाहिए। आप पता नहीं क्यों उन्होंने बोर्ड नहीं मेंटेन किया हुआ, क्या सीन है। तो यूनिवर्सिटी की गर्ल्स की ऑफ हो चुका है मेरे ख्याल से। यहाँ पे शिफ्ट्स वाइज मेरे ख्याल से होता है, इवनिंग मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, तो मैं डेली जो है वो देखती हूँ। यहाँ पर कैंपस बने हुए हैं डिफरेंट। यहाँ पे मेरी सेंसस की ड्यूटी भी लगी थी, तो इस एरिया से मैं थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि बैक साइड पे मेरी सेंसस की ड्यूटी लगी थी, जो कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देनी ही पड़ती है। बाय को आपने कुछ भी करना है आपने देना है। हालांकि सेंसस के आधे पैसे मिले और आधे पैसे अभी तक गुल हो चुके हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं ट्यूशन, और बस ट्यूशन पहुँचने के बाद अब जो है वो पढ़ाना है बच्चों को। तो पहले मैं पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि ज़ोहर का नमाज़ का टाइम हो चुका है, और मैं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ ज़ोहर की नमाज़, फिर इसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब भागो। अब सीन ये है कि मैं बिल्डिंग में एंटर हो चुकी हूँ। ये इस बिल्डिंग में, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये यहाँ पर एलीट क्लास ही रहती है इस बिल्डिंग में, क्योंकि ओबियसली डिफेंस के लोग हैं। तो यहाँ के लोग जो मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, बहुत मैनर्स, बहुत अच्छे मिलनसार से, और किस तरह से सामने वाले से बात करनी है। अगर कोई मुझसे मिल जाता है, टकरा जाता है, तो सबसे पहले इनकी एक इतनी अच्छी आदत है, सलाम में सबसे पहले पहल करेंगे, सलाम करेंगे, फिर आप सबकी खैरियत पूछेंगे। लाला भी जो है वो इतना तमीज़ वाला है यहाँ का, कि जब भी मैं एंटर होती हूँ मुझे सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं वालेकुम सलाम। तो और यहाँ के लालाओं को, तो हमारे यहाँ के लालाओं को तो मीटर ही शॉर्ट हुआ तो उनसे कोई बात करना चाहो तो बस शुरू हो जाते हैं। ये मेरी स्टूडेंट है, और इन मोहतरमा को काम करने का बहुत शौक़ है, तो डिफरेंट मैं इनको टास्क करवाती हूँ। आज हम नॉर्मल लर्निंग के अलावा कुछ और पढ़े, तो ये इनके फ्लैश कार्ड्स हैं, जिससे मैं उनकी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करवाती हूँ। तो वोकैबलरी तो हमें हो गई है पक्की। अब मैं चाह रही हूँ कि फ़ोकस करूँ स्पेलिंग्स पर। तो ये अपने फ्लैश कार्ड से देखकर जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है, और स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि, और मेरी ये कोशिश भी रहती है कि बच्चों को जो है वो इस एज में एटलीस्ट, ये जूनियर में है, किंडरगार्टन जूनियर में, तो इतनी स्पेलिंग्स तो आ जानी चाहिए जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं। वोकैबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। तो अब और इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है बच्चों में। अब इनको मैं सिखा रही हूँ स्काई लेटर कहाँ होता है, ग्रास लेटर कहाँ है, रूट लेटर कहाँ है। इनको मोहतरमा को सब मालूम होता है, लेकिन बस इनकी अपनी मर्ज़ी है, वो कहीं भी बना देती हैं। तो इनको बार बार हमें याद करवाना होता है कि रूट लेटर, स्काई लेटर, ग्रास लेटर की अपनी अपनी प्लेसमेंट होती है, तो उनको अपनी जगह पे बनाना चाहिए। तो मैं उनको समझा रही हूँ। तो अब उनके जो है ना, उनको दिमाग की बत्ती जली है, तो अब उनको याद आ गया कि पहले टी जो है वो उन्होंने रूट लेटर बना दिया, अब उनको बन हुआ कि टी तो स्काई लेटर होता है। अब वो मुझे रीड करके बताइए, क्लैप 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 क्लैप। तो अब आप देख रहे हैं, अब क्लैप और रीड किया, अब ए लिख दिए। अब मैं उनको बता रही हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई है। अब वो वापस उस पर देखेंगे कि हो क्या रहा है आखिर। फिर इसके बाद उन्होंने उसको ठीक किया है। तो ये सीन है भाई। तो ज़रा सा जो है ना, हमें अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही मेरे अपने बच्चे हैं। तो अगर मैंने इनकी अभी भी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं की, तो बाद में इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये हमारे एक शहज़ादे हैं, इनका नाम है मोहम्मद ज़ायान। ज़ायान को वोकैबलरी से इतना प्यार है, और अपने अल्फ़ाबेट से इतना प्यार है। इस माशाल्लाह बच्चे की फ़ोटोजेनिक मेमोरी, कहीं भी कोई चीज़ देख लेगा उसको वो याद हो जाती है। तो माशाल्लाह। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरे जो है वो नेफ़्यू है, मेरे कज़न के बच्चे हैं। तो ये मेरे जो है वो नेफ़्यू भी हैं, और
नीज़ हैं, दोनों मेरे कज़न के बच्चे हैं, तो मैं उनको पढ़ाने आती हूँ ट्यूशन। तो हम खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। टीचर की सदाएँ लगी हुई होती हैं। मैं बोलती हूँ आनी मोले और टीचर बोलती हैं, तो उसको पता है कि मेरी टीचर है। अब आना मानी में नहीं रही अभी है, टीचर बन गई है। तो अब माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉन्डिंग शेयर करते हैं मुझसे। ये सीन है। फिर इसके बाद जो है वो अभी ये चलता जा रहा है। मेरा मुँह थक गया है एक्चुअली वॉइस ओवर करते करते, और ये मुझे 2 दिन लगे हैं तकरीबन। ये दूसरा दिन है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो। तो अब जो है वो मुझे वॉइस ओवर करने में भी जो है ना उसमें दिन लग रहे हैं ज़्यादा। और जैन की तरफ आ जाते हैं। जैन को एक तो ARY और QTV बहुत पसंद है भाई। ARY वालों, मेरे इस बच्चे को ज़रा देख लो, ये इतना प्रमोट करता है, QTV प्रमोट कर रहा है भाई, इतना छोटा सा बच्चा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा तंग कर रही हूँ कि स्पेलिंग जैसे नहीं ऐसे, तो वो अपनी ही स्पेलिंग। अभी ये हम बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं क्योंकि हमने पोएम बस रीड करते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहुल्लाह। तो बस अभी वो बिस्मिल्लाह की स्पेलिंग, अब मैं कुछ और लिखवाने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं भाई, हमने वही स्पेलिंग लिखनी है जो हमने लिखनी है बस। इसके अलावा हम बाद में आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन जो हमें याद है, जो हमने मेमोराइज़ कर ली है, जो हमने फोटोजेनिक मेमोरी है माशाल्लाह से, तो बस हमने पहले वही लिखना है। अब हमको 2 L नहीं मिल रहे थे। अब देखें हम इसमें क्या जुगाड़ किया है, तो हम पाकिस्तानी कौम ना, तो J जो था उसको उल्टा करके रखते हैं ताकि वो L बन जाए। तब ये बिस्मिल्लाह बनाया जा रहा है। तो अभी कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हमें मिलते जा रहे हैं वो हम उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अब देखो, अब मैं मोहतरम को सिखाने की कोशिश करूँगी भाई, फ्लैश कार्ड्स की भी स्पेलिंग्स आप लिखने प्रैक्टिस करने, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। बस फ्लैश कार्ड नहीं, अब हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो अभी हम पूरी स्पेलिंग्स उसकी कर ली, आपको दिखा दिया। बस अब आप खुश हो जाएं, और आप जो है वो मुझे डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि मैंने अपना काम करना है। अब मैंने उनको बताया कि भाई ये लुक की स्पेलिंग हमें लिखनी है। अब मैंने ओ लिखा है, अब खुद से मैं काम करूँ। अब देखें वो मेरी स्पेलिंग कैसे ख़राब हो गई, वापस करें मेरा L। तो बस ये नोक जोक जो है वो टीचर और स्टूडेंट की चलती रहती है, और इसी नोक जोक के बीच में ये सारी बिस्मिल्लाह जो है वो पूरा हो चुका था। अब बिस्मिल्लाह के अलावा भी हमें कुछ और भी बनाना है, तो हमने उमर भी बना दिया भाई। उमर कार्टून का नाम है करेक्टर का, तो बस वो हमने उमर भी बनाया हुआ है, QTV बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो जैन को शुरू से ही अल्फ़ाबेट्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं चाहती हूँ बाकी बच्चे, जितने बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो अल्फ़ाबेट्स के गेम के थ्रू हम डिफरेंट स्पेलिंग्स, वोकैबलरी को जो है वो बच्चों के साथ जो है वो पढ़ाई के साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि बाद में उन्हें न्यू वर्ड्स सीखने में मुश्किल ना आए। इस एज के बच्चे अगर अभी से ही ये सारी चीज़ें सीखने लगेंगे, तो बाद में जब वो प्राइमरी लेवल तक जाएंगे तो बहुत सारी वोकैबलरी उनको पहले से ही आती होगी। चलें भाई, अब इतना ज़्यादा बात कर ली। आप मुझे कोई बताएं कि आपके अगर बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, आप ट्यूशन वाली बाजी हैं, या आप स्कूल टीचर हैं, तो बच्चों की वोकैबलरी के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ को प्रेफर करते हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं उस एक्टिविटी को इंटीग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो मुझे आप लोगों के फीडबैक की, सजेशंस की नीड रहती है, हर टीचर को रहती है। हर टीचर, मैंने जैसे कहा, हर टीचर जो टीचिंग फील्ड में है, उन सब टीचर्स को मालूम होगा कि हम सब एक लर्निंग फेज़ में, हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं, स्टूडेंट से भी सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं होती, और हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको सीखना पड़ता है। तो पहले टीचर खुद पढ़ता है और फिर पढ़ाता है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने मास्टर्स किया है मैस कम्युनिकेशन में, लेकिन आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आई थी। एक थी फर्स्ट ईयर में, एक थी सेकंड ईयर में, और दोनों के सब्जेक्ट थे कॉमर्स। चूँकि मैंने इंटर कंप्यूटर साइंस से किया था कॉमर्स, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है।
तो मैंने उनको एक्सक्यूज़ कर दिया। एक्चुअली मैं उनके नेफ्यू और नीस को पढ़ाने जाती थी, तो उनकी मम्मा जो है वो काफ़ी वो थी कि बहुत टीचर जो है वो हर चीज़ को लेके चलती हैं सिस्टमेटिकली, तो पढ़ाई पे भी सिलेबस भी जो है वो टाइमली कवर हो जाता है। तो अब जो है ना वो मेरी ये दोनों बच्चियों को आप जो है वो पढ़ा दें। अब चूँकि वो कॉमर्स फील्ड की बच्चियां थी, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया। मैंने कहा मुझे तो कॉमर्स नहीं आता, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो मैंने कभी पढ़े नहीं हैं। तो कहते बाजी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तो हम कहीं और से सर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप हमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा दें। अब बाकी सब्जेक्ट की बात आ गई, तो फिर मैंने कहा कि ये तो चैलेंजिंग है और चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती थी, एक दिन पहले इन दोनों की बुक्स लेके जाती थी। इन दोनों की बुक्स लेके जाती थी, खुद स्टडी करती थी मैं। उस वक्त था लॉकडाउन का सीज़न, तो सीज़न बोल रही हूँ, लॉकडाउन था पाकिस्तान में, तो कॉलेजेस वगैरह तो खुले नहीं थे, लोग घर से ही पढ़ते थे। लेकिन मैं चूँकि प्राइवेट ट्यूटर थी तो मैं घर जाके पढ़ाती थी, और वो भी लॉकडाउन जब लगा था तब तो 4 महीने तक तो मैं घर में बैठी रही। इसके बाद मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, क्योंकि बच्चे जो है वो उनकी माँओं को बहुत तंग करने लगे, पढ़ते नहीं थे, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुला लिया। खैर, मैं फिर क्या करती थी, इनकी बुक्स लेके जाती थी और घर में जाके पूरी रात बैठ के स्टडी करती थी। टॉपिक्स यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं कुछ रिसर्च जर्नल पढ़ लिए, कुछ बुक्स पढ़ लिए, कुछ देख लिया सारी चीज़ें ना, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारा चलता है, प्रोसेस क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों है, इसकी थीम क्या है, इसका कंटेंट क्या है, सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद नेक्स्ट डे फिर मैं उन बच्चियों को पढ़ाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर का था वो तो मेरा खासा रिज़ल्ट तो उन्होंने वैसे ही दे दिया था, लेकिन जो सेकेंड ईयर की बच्ची थी उनका रिज़ल्ट आया था और उसकी माशाल्लाह 90% बनी थी। और माशाल्लाह उस बच्ची ने जो है वो अपने ही कॉलेज में टॉप किया था। तो उसके जो है वो फादर बड़ा खुश थे, तो कहते थे कि जो है ना आपने मेरी बच्चियों पे बहुत मेहनत की है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी बच्चियों का शुक्रिया कि कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट जो मुझे ऐसा लगता कि मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगी, तो मैंने भी पढ़ा है। तो टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, तो ये सीन है। खैर, अब जो है वो छुट्टी हो चुकी है और जो है वो मैं अपनी मंजिल की तरफ, दूसरे ट्यूशन की तरफ रवा दवा हूँ, क्योंकि मेरी बैक टू बैक ट्यूशन्स होती हैं और एक जो है वो एक सिरे पर होती है और दूसरे सिरे पर है शहर के। कम्यूट का थोड़ा सा बड़ा मसला है, क्योंकि ये मेरा एक ट्यूशन है क्लिफ्टन पर और दूसरा ट्यूशन है तारिक रोड पर। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास तो पहले थी स्कूटी, तो वो बहुत फीजिबल और इजी हो जाता था मेरे लिए, टाइमली उसको पहुंच जाना उस पर। अब जो है वो ये भी अच्छा है, चले अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए आपको, आप जिस तरह से भी जा रहे हैं। तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरी वॉक हो जाती है, क्योंकि मेरी जो जॉब है उसमें बस मुझे ज़्यादातर स्कूल में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन ट्यूशन में मुझे ज़्यादातर बैठ के ही पढ़ाना होता है। कभी जब हम खेल रहे होते हैं, जब मैं क्रिकेट खेलती हूँ बच्चों के साथ या फुटबॉल खेलती हूँ, तब थोड़ा सी एक्सरसाइज हो जाती है फिज़िकल। वैसे फ़िज़िकली कोई मुझे जो है ना वो मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। बस बैठ के पढ़ाना होता है बच्चों के साथ, घंटों बैठना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि जब आप बस स्टॉप तक जाते हैं तो थोड़ी आपको वॉक हो जाते हैं। ये रोड है ज़ेविस्ट यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे मोस्टली बहुत सारी कार्स जो हैं वो यहाँ पे पार्क हुई भी होती है। तो सामने से एक्चुअली एक मर्द हज़रात तशरीफ़ का टोकरा ले जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई साइड चेंज कर ली जाए। तो अब मैं जो है वो चलती हुई जा रही हूँ अपने बस स्टॉप तक। अब जो है वो स्पीड पकड़ी है वीडियो की, क्योंकि बहुत स्लो हो गई थी। अब मैं यहाँ पर 2 तलवार के पास खड़ी हूँ, अपनी बस का इंतज़ार कर रही हूँ। खान साहब खड़े हुए हैं सामने, और खान साहब के अलावा कोई खड़ा हो भी नहीं सकता। तो खान साहब चले जाएंगे तो फिर पीछे आ रही है सुपर हसन जई, और ये है मेरी बस। बस कर दो भाई, चलो भाई चलो चले। अब बस के अंदर मैं सवार तो हो चुकी हूँ, लेकिन जो है वो बस में आज जगह नहीं मिल रही, तो मैं टंकी पे बैठ चुकी हूँ, जो बिल्कुल नेक्स्ट टू द ड्राइवर होती, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे जो है वो बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो मैंने सोचा कि बस की टंकी पे बैठकर ही गुजारा किया जाए।
और यहाँ पे जब हम आगे निकले हैं तो पता चला है कि ट्रैफिक तो जैम है, क्योंकि आज जमात इस्लामी का जलसा था। खैर फिर मैं जो हूँ यहाँ पर JUI का जलसा था, सॉरी, लिफ्ट में पहुँच चुकी हूँ, तारिक रोड बिल्डिंग में एंटर हो चुकी हूँ। टाइम देख रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी शारा फैसल पर स्टॉप हो चुकी थी ट्रैफिक जैम में। और मैं लिफ्ट में, ये लिफ्ट बहुत अच्छी है भाई, इस लिफ्ट में AC लगा हुआ है। जब आप बाहर से थके आ रहे कड़ी धूप से जब घूम के निकलते हैं ना, तो लिफ्ट बहुत अच्छी है। बिल्डिंग भी बहुत साफ़ सुथरी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर इसके बाद जो है वो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ट्यूशन, और बस अब मैं इनका होमवर्क चेक कर रही हूँ और डांट भी पड़ रही है क्योंकि जो है सैफुल्ला साहब वो थोड़ी काउंटिंग भूल चुके थे। हालांकि इन्हें 1000 तक काउंटिंग आती है। आप जो नंबर कहेंगे ना, बच्चा मैथ्स में माशाल्लाह इतना एक्टिव है, जो भी आप नंबर कहेंगे वो लिख के दिखा देंगे मुझे। तो इनके बड़े भाई जो है मुझे बता रहे हैं कि वो आज इन्होंने ब्लंडर किया है। और ये सेकंड कॉपी है इनके बड़े भाई की, जिन्होंने मैं होमवर्क टास्क देके गई थी, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर रही हूँ कि कोई है तो नहीं। और अगर आपको भी दिख रही है तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। राइटिंग तो अल्लाह ही माफ़ करे, राइटिंग का तो मैं बोल बोल के मेरा सर फटना शुरू हो चुका है। तो राइटिंग हमें ठीक नहीं करनी है, तो राइटिंग तो हमें ऐसे ही चलानी है। फिर थोड़ा कदरे बेहतर राइटिंग की इन्होंने, और फिर इसके बाद कॉपी चेक करने के बाद जो है वो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि सिलेबस में और क्या चीज़ है जो हमने अब तक लर्न नहीं किया, क्योंकि इनके पेपर्स बस स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो बस ये मैंने जैसे आपको बताया था, मैं सिलेबस पहले ही कवर कर लेती हूँ और पेपर्स से पहले हमारा सिर्फ रिवीजन टेस्ट हो रहा होता है। तो बस रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं इनके, और इन्होंने मुझे एक रिवीजन टेस्ट घर पर दिया है, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं होमवर्क दे के जाती हूँ और उन्हें करना पड़ता है। तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैं समझा रही हूँ कि ये क्या तरीका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों आपने ज्वाइन करके नहीं लिखा है, और ये किस तरह की गंदी सी राइटिंग आपने मुझे की है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी राइटिंग को भी छोटा छोटा कर लेना है। तो फिर वो हंस रहे हैं आधी चीज़ पे। तो और इस तरह से बस मैं एक फ़न वे में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चा जो है वो, अगर उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ और उसको मैं डांट रही हूँ तो वो उसको अच्छी पॉजिटिव तरीके से लेके, भाई नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी, बनिस्बत इसके कि बहुत बार बार उनको डांटा जाए। लेकिन जब मैं डांटती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब टाइम आ चुका है कि इनको थोड़ी सी क्लास ली जाए, तो फिर मैं ठीक ठाक क्लास लेती हूँ इनकी। और इन्हें भी मालूम है, यानी फ़न मस्ती के टाइम पर वही चीज़ करवाती हूँ, एक्टिविटी के टाइम पे एक्टिविटी, पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल सीरियस में पढ़ाई। ये तो इन मोहतरम ने तो बहुत ही ज़्यादा डांट गई है, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर इनको मिस्टेक बस ऐसे लगा कि मैं ठीक नहीं किया, उनको इन्होंने काटम पेटी जो की है, तो मैंने कहा मैं अभी आपकी ज़रा करती हूँ दुर्कस काटम पेटी वाली। तो फिर वो थोड़े से सॉरी में से आइंदा नहीं होगा तो वाला सीन था, तो फिर हम पिघल गए। ऐसी बात पे जब कोई सॉरी बोलता तो फिर हम पिघल जाते हैं। तो ये सीन है। फिर मैं बता रही हूँ, देखिए आप मेरे हाथ के जेस्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी क्लास ले रही हूँ। उसको म्यूट करने का मकसद ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हुई थी, और क्या है ये कुछ तरीका है लिखने का, ये क्या है, क्या हरकतें हैं ये, फॉर हाउ मेनी टाइम शुड आई रिमाइंड यू कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। और वो फिर थोड़ी देर के बाद माहौल फिर ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया। फिर वो लाके मुझे अपने की चेन्स दिखा रहे हैं कि बाजी देखिए ये हमारे की चेन्स हैं, न्यू हमारी कबर्ड पे लगे हुए। और मैं जो हूँ वो जो बाइकर थी एक ज़माने में, तो वो ज़िंदा हो गया बाइकर अंदर का, तो वो फ़ौरन से जो है स्पोर्ट्स बाइक को बाइक की पोजीशन में लाके चलाना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक की चेन है। तो सैफुल्ला जो बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, उसका ये था टॉम था, तो वो बोले मेरा टॉम तो देखें, मेरा टॉम तो देखें। फिर मैंने उसका टॉम को थोड़ी इज़्ज़त दी। फिर इसके बाद वक्त हुआ जाता है, मेरा ख़ास है रात के 8:45 बज रहे हैं, 8:45 हो चुके हैं, और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आप मेरे चलने के हिसाब से भी पता चल रहा होगा। अब मुझे फिर बस पकड़नी है, फिर एक जगह उतरना है, फिर नुमाइश पे वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि थोड़ा सा रात के टाइम पर रिस्की होता है, मोबाइल स्नैचिंग का डर होता है। ये मैंने लिए हैं अंडे, क्योंकि सुबह के नाश्ता आपको लेके चढ़ना होता है। तो अंडे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो दर्जन अंडे ले लेते हैं
फिर ऊपर चढ़ेंगे। और ये रही मेरी बिल्डिंग रात के टाइम पे। अब वो दिन में कैसे दिखती है, शाम में कैसे दिखती है, वो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरा शाम दिन सब कुछ ट्यूशन्स में निकल जाता है और कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं होता। तो इस वक्त बज रहे हैं मेरा ख़्याल से 9:30 और मैं अपनी घर पहुंच चुकी हूँ। घर आके मैं बनाती हूँ रोटी और खाना। तो मम्मी ने आज जो है वो कबाब जो है वो गोल करके टिक्की बना के रखे थे और मम्मी ने कहा आज कबाब खाने हैं, तो फिर बस मैंने उसको अंडे में डिप किया और कबाब बनाना शुरू किए और दूसरे चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू की, क्योंकि गैस जाने का टाइम हो जाएगा। अभी 10 बजेंगे और गैस चली जाती है, तो जल्दी जल्दी स्पीड में काम करना था। और कबाब तो मेरे भी फेवरेट है। आप में से कोई बताएं कि आप में से किसका कबाब फेवरेट है। अब बस अब ये कबाब बन जाएंगे और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी है। मैं रोटी नहीं खाती हूँ तो मैं सिर्फ कबाब खाऊंगी। और सॉरी कि आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं जो बात कर रही हैं एक दूसरे से। तो मैंने एक खाली कमरा तो देखा है कि फ्री पीरियड में, क्योंकि बच्चे अब आ नहीं रहे हैं क्योंकि अब रिज़ल्ट बनाने का टाइम है, तो जब मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि घर में इतना थक जाती हूँ मैं। जब घर पहुँचती हूँ तो फिर मुझे थकान से जो है वो इतनी नींद आने लगती है, फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो कौन बोलता है कि लड़कियों जो काम जॉब करने वाली लड़कियाँ उनको कुछ नहीं आता। जॉब करने वाली लड़कियाँ मल्टीटास्कर होती हैं। वो खाना भी बना सकती हैं, कपड़े भी धो सकती है, बर्तन भी धो सकती है, अपना ख्याल भी रख सकती है, अपने घर वालों का ख्याल भी रख सकती हैं, वो शॉपिंग भी कर सकती है, सब्जियां भी खरीद सकती हैं और वो जॉब भी कर सकती हैं। तो मल्टीटास्कर होती हैं, तो उन्हें प्लीज़ मोटिवेट किया करें, उनको डीमोटिवेट मत किया करें कि बस बाहर करने वाली जॉब करने वाली जो लड़कियाँ होती हैं उनको घरदारी नहीं आती। तो उनको घरदारी भी आती है, वो अपना नाश्ता भी बना सकती हैं और दूसरों के लिए खाना भी बना सकती हैं, यानी अपने घर वालों के लिए भी खाना बना सकती हैं। एंड मैं एक बात और जो बता सकती हूँ कि मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ। मैंने एक सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है स्किल्स टंग से और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो बस मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी मम्मी जो है वो रंगूनवाला में कुकिंग टीचर की जो शेफ़ थी वहाँ पर असिस्टेंट थी उनकी। तो रंगूनवाला में तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, खाना बनाना भी सीखा है, सारी चीज़ें, रोटी भी बनाने आती है मुझे, ठीक है। और ये कोई रिश्ता प्रपोजल नहीं है तो कोई मुझे जो है वो अप्रोच ना करे। तो ये सीन है। तो बस ये बताने का मकसद ये है कि हर लड़की के अंदर इतनी हिम्मत होती है, क्योंकि मर्द हज़रात तो समझते हैं कि वो बाहर की जॉब कर रहे हैं तो बस घर आके जो है वो उन्हें आराम चाहिए, हाथों पे सारा सामान सारी चीज़ें चाहिए, चाय भी चाहिए तो पानी भी चाहिए तो खाना भी चाहिए, बिल्कुल नवाब बन जाते हैं। और बनना भी चाहिए क्योंकि वो घर का एक मर्द होता है और वो सुबह से निकला हुआ होता है और वो दुनिया के थपेड़े खा रहा होता है, और जब वो घर आता है तो वो चाहता है कि उसके हाथों पे सारी चीज़ें मिलें और वो उसका हक भी है, ठीक है। फिर जो लड़कियां होती हैं उनसे क्यों ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर बाहर की जॉब कर रही है तो नहीं तो क्या हो गया, जॉब ही तो कर रही हो तो क्या, कौन से हल जोत रही हो तुम, कौन से पहाड़ तोड़ दिए तुमने, कौन से जो है वो खेतों में काम करती हो, कौन से तुम मेहनत मुशक्क़त वाला काम। वो भी सुबह से निकली हुई होती है और वो भी रात में घर पहुँचती है और फिर भी वो ये सारे काम कर रही होती है। संडे वाले दिन इवन संडे वाले दिन भी हम अपने पेंडिंग काम कर रहे होते हैं। अब जो है वो थोड़ा सुकून का सांस लिया है मैंने ली है अपनी ग्रीन टी तो नहीं है, इसके अंदर सौंफ और ज़ीरे का पानी होता है जो मैं उबाल के पीती हूँ, क्योंकि बदहज़मी जो है वो रहती है। जब आप लेट खाना खाते हैं ना तो फिर आपको नींद नहीं आती। तो कबाब वबाब छोड़ने के बाद जो है वो मैं अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठी हूँ। ये मेरी रॉकिंग चेयर है, ये इतनी रिलैक्सिंग है, इतनी कंफर्टेबल है कि आप जब इसमें बैठते हैं ना तो पूरे दिन की आपकी थकान जो है वो उतर जाती है। तो मैं फिर अपनी ग्रीन टी और कहवा समझ लें आप, चलें कहवा मैं इंजॉय करती हूँ। ये है मेरा पूरे दिन का टास्क। मैं पूरा सुबह से जब उठती हूँ और ये रात के टाइम ये बेडशीट तो मेरे ड्रेस से मैच कर गई यार, ये तो अच्छी बात है। चलो अल्लाह हाफिज़।